सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों। मैं मेरे स्वयं के YouTube चैनल अनिल कुमार स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हम कल वाले टॉपिक में मेवाड़ के जो प्रतिष्ठित राजा थे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आज एक और नया बिंदु, एक शासक के बारे में मैं आपको लेके आया हूँ मारवाड़ से। और मारवाड़ के उस शासक का नाम है राव मालदेव। तो मारवाड़ वंश में शब्द जो आपको पढ़ने को मिलेगा, एक कंपटीशन का मुख्य बिंदु, और उस बिंदु का नाम है मारवाड़। और मारवाड़ के शासक हैं, उस शासक का नाम है राव मालदेव। राव मालदेव का शासन 1531 से सन 1562 ईस्वी तक मेवाड़ रियासत के प्रमुख शासक रहे। उस शासक का नाम है राव मालदेव। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। इसे हसमत वाला राजा क्यों कहते हैं? हसमत वाला राजा इसको कहा फारसी इतिहासकारों ने, यानी कहने का मतलब एक साहसिक शासक, एक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में इसे हसमत वाला राजा कहा गया। कुछ साहित्यिक ग्रंथों में इसे हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है, या फारसी इतिहासकारों ने इसे हिंदू बादशाह भी कहा है। राव मालदेव जो है, उस राव मालदेव के काल के इतिहास जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनमें जो भक्ति कवि हैं, उस भक्ति कवि का नाम ईश्वर दास है। उसके द्वारा झाला झालारी जो बात है, उसके द्वारा उसके अंतर्गत लिखा गया है। तो भक्ति कवि, इसका इतिहास जानकारी के जो भक्ति कवि ईश्वर दास द्वारा रचित जो पुस्तक है, उसके अंतर्गत पुस्तक का नाम है झाला झालारी बात, जो कुंडलिया झालारी कुंडलियां, ये जो पुस्तक है, उसमें राव मालदेव के बारे में एक रोचक इतिहास या रोचक तथ्यों के बारे में लिखा गया है। इसके दरबार में रहने वाले हरिदास और देवियान नामक कवि हैं, उन्होंने भी इसके काल का इतिहास बताया है। देवियान और हरिदास नामक जो है वो कवि हैं, वो भी इसके दरबार के अंतर्गत रहा करते थे। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आशा बारठ है, जो उमादेव के दत्तक पुत्र थे, उस आशा बारठ ने यहाँ पर बागा बहारमली रादुआ यहाँ पर लिखा है। तो यानी कि जो पुस्तक का नाम है बागो बहारमली रादुआ, ये पुस्तक है। और इसको जो लिखने वाले व्यक्ति है, उसका नाम है जो आशा बारठ है। और आशा बारठ है, उसे इतिहास में उमादेव का क्या कहा जाता है? उमादेव का दत्तक पुत्र माना जाता है। आशा बारठ जो है उसे, और भारमली रादुआ नामक बात यहाँ पर उनके द्वारा रचित की गई है। उसके अलावा बागो भारमली, जिसको लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने लिखा है, यानी बागो सिर्फ भारमली आता है, तो बागो भारमली, जिसको कंपटीशन में पूछा भी गया है, लक्ष्मी मती जो चुड़ावत है, वो लक्ष्मीमती चुड़ावत है। उस लक्ष्मीमती चुड़ावत के द्वारा लिखा गया, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो उनके द्वारा ये रचना की गई। दूसरी बात है बागो भारमली, जो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो दूसरी यही पुस्तक है बागो भारमली, जो सत्य प्रकाश जो सोनी है, उस सत्य प्रकाश सोनी के द्वारा लिखी गई है। तो राव मालदेव जो है, उसे हसमत वाले राजा के नाम से जानते हैं, हिंदू बादशाह कहते हैं। इसकी ऐतिहासिक श्रेष्ठता को बताने वाले भक्ति कवि ईश्वर दास है, और उसने एक पुस्तक लिखी है झाला झालारी कुंडलियां, पुस्तक है वो ईश्वर दास द्वारा रचित है। अन्य जो कवि है देवयान और हरिदास है, जो इनके दरबारी थे, लेकिन बागो बहारमली रादुआ आशा बारठ के द्वारा रचित है। आशा बारठ को उमादेव के दत्तक पुत्र के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। बागो बहारमली लक्ष्मीमत चुड़ावल के द्वारा लिखा गया, और बागो बहारमली सत्य प्रकाश जो जोशी है, सोनी है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। अगली बात के रूप में ये लिखा जाता है कि मारवाड़ का जो इतिहास जो है,
इस शब्दावली के अंतर्गत जो बातें आपको बताई जाती हैं उसकी शब्दावली का किस तरीके से उल्लेख किया जाता है। देखो, राव मालदेव जो है, उस राव मालदेव ने अपने जीवन काल में एक सर्वश्रेष्ठ विजेता की भूमिका अदा की है। एक सर्वश्रेष्ठ विजेता उनको बनाया गया। तो देखिए उस पर कैसी लाइन आती है। राव मालदेव जो है, राव मालदेव ने 1536 ईस्वी में वीरमदेव मेड़तिया को विजित किया था। किसको विजित किया था? वीरमदेव मेड़तिया जो है उसको विजित किया था, मेड़ता को। और ये विजित किया था 1536 ईस्वी के अंतर्गत उसने विजित किया था। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर यह आती है कि राव मालदेव ने जालोर के शासक जो थे, उस जालोर के शासक जो थे दौलत खां को हराया था। तो जालोर के दौलत खां को पराजित किया था। उनको भी उसने अपने जीवन काल में विजय श्री उन पर भी प्राप्त की। 1540 ईस्वी में मालवी के युद्ध में 1540 ईस्वी मालवी के युद्ध में उदय सिंह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? उदय सिंह का साथ दिया था। तो मालवी के युद्ध के अंतर्गत उदय सिंह का साथ दिया था बनवीर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? बनवीर के विरुद्ध मालवी का युद्ध दिया। मालवी के युद्ध में उदय सिंह का साथ दिया था। उदय सिंह ने उसे उस समय जो बसंता राय नामक जो हाथी था, बसंत राय जो हाथी था वह और सोने के आभूषण दिए थे। बसंत राय हाथी उसके द्वारा उसको भेंट किया गया था। कहा जाता है 1541 ईस्वी में पोबा सोआ के युद्ध में, जिसको आप पोबा सोआ कह सकते हैं, उसको आप पहोबा का युद्ध कह सकते हैं, उसको आप साहेबा का युद्ध कह सकते हैं। पहोबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध, पोबा सोहा का युद्ध। इस युद्ध में 1541 ईस्वी के अंतर्गत, इस श्रेष्ठ युद्ध के अंतर्गत किसने किसको पराजित किया था? यानी इस श्रेष्ठ युद्ध के अंतर्गत पोहाबा और सोहाबा के युद्ध के अंतर्गत एक विजय श्री का परचम उनके द्वारा फैलाया गया था। ये युद्ध जो उन्होंने किया था वो किसके साथ लड़ा था? बीकानेर के शासक थे। और बीकानेर के शासक का नाम क्या था? तो बीकानेर के शासक का नाम था जेत्र सिंह। इस जेत्र सिंह की छतरी भटनेर के किले में बनी हुई है, जेत्र सिंह। और इस समय राव मालदेव के सेनापति थे, वो राव मालदेव के सेनापति थे। वो कौन थे? जेता और कुपा थे। कौन थे? जेता व कुपा थे। जेता और कुपा ने इस युद्ध में विजय श्री प्राप्त की थी। या विजय श्री प्राप्त करने के कारण इन्हें डीडवाना की जागीर दी गई थी। इन्हें कौन सी जागीर दी थी? विजय के इनाम के रूप में, विजय के इनाम के रूप में डीडवाना जागीर, डीडवाना जागीर इनाम स्वरूप दी गई थी। इनाम स्वरूप दी गई थी। तो कहने का मतलब विजय के इनाम के रूप में इसे डीडवाना जागीर इनाम स्वरूप इसे दी गई थी, या इनाम के रूप में इसको ये जागीर मिली थी। उसके बाद में अगली चीज ये आती है कि अगला युद्ध इन्होंने लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था? शेरशाह सूरी के साथ। और शेरशाह सूरी के साथ राव मालदेव का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी को। इसे इतिहास में एक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वो युद्ध क्या है? गिरी सामेल का युद्ध। इसको आप क्या कहेंगे? गिरी सामेल का युद्ध। आप गिरी सामेल कह सकते हो, आप इसका दूसरा नाम जेतारण कह सकते हो। तीसरे नंबर पर यह जेतारण और युद्ध भूमि कहाँ पर है? पाली में। ये युद्ध कब हुआ? 4/5 जनवरी सन 1544 ईस्वी। 4/5 जनवरी 1544 युद्ध कहाँ हुआ? पाली में हुआ। मैदान का नाम क्या है? जेतारण का युद्ध या गिरी सामेल का युद्ध। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मेरे इस बिंदु के साथ आप जुड़िएगा कि इस गिरी सामेल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि 1539 और 1540, 1539 में एक युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। यह चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे?
करमनासा नदी के किनारे। करमनासा के साथ ये दूसरा युद्ध हुआ 1540 में, जिसको आप कौन सा युद्ध कहते हैं? कन्नौज का। ये दोनों युद्ध जो लड़े गए थे, यानी चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध जो लड़े गए थे, ये किस किस के बीच में लड़े गए थे? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़े गए थे। हुमायूं के मध्य लड़े गए थे। लेकिन जब हुमायूं कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर जा रहा था, तब मालदेव ने हुमायूं के पास सहायता निमंत्रण भेजा। हुमायूं के पास सहायता निमंत्रण भेजा। कौन से स्थान पर यह सहायता निमंत्रण मिला था? जोगी तीर्थ स्थल था, वहां जोगी तीर्थ स्थल पर सहायता निमंत्रण भेजा था। हुमायूं ने भी उसके सहायता निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। उसने अपने सेनापति उसने अपने सेनापति आसफ खां को भी कह दिया था उससे संधि करने के लिए कि भाई ठीक है, राव मालदेव ने मुझे पास ऊंट भेजे हैं, मेवे भेजे हैं, सहायता का निमंत्रण दिया है। लेकिन जब यानी कि राव मालदेव से जब मिलने वाले थे हुमायूं, तो हुमायूं के पास उसने अपने पुराने पुस्तकालय अध्यक्ष को देखा। किसको देखा? पुराने पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उस अध्यक्ष का नाम था मुल्ला खर्रा। इस मुल्ला खर्रा को जब राव मालदेव के पास देखा हुमायूं ने, तो वो शंकित हो गया और उसने अपना प्लान बदल दिया और वो राव मालदेव के सहायता निमंत्रण को फिर ठुकरा दिया था। इस बात का पता शेरशाह सूरी को चल गया था और शेरशाह सूरी हिंदुस्तान के एक क्षेत्र राजा बनना चाहते थे। इसलिए उस समय उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी वो राव मालदेव की थी, क्योंकि मेवाड़ के उदय सिंह थे, उसने 1544 ईस्वी में बिना किसी युद्ध के किले की चाबियां सौंप दी थी। किसे? शेरशाह सूरी को। किसने? मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने बिना किसी युद्ध के मेवाड़ किले की चाबियां उसको क्या कर दी थी? सौंप दी थी और खवास खां को चित्तौड़गढ़ का अधिकारी बनाया था। तो उसके तो दिमाग में सीधी सी बात है कि यहाँ पर अब उनके सामने जो चुनौती थी, वो चुनौती सिर्फ किसकी थी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी को जब इस बात का पता चला तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। गिरी सामेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध, पाली और इनका युद्ध। एक तरफ युद्ध करने वाले जो शासक हैं, जिसका नाम क्या? शेरशाह सूरी, जिसका मूल नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां से क्या बना? शेर खां। शेर खां से क्या बना? शेरशाह सूरी। ये जो शेरशाह सूरी है, ये फरीद खां से शेर खां तो इसलिए बना कि बिहार के एक सूबेदार थे और उस सूबेदार को एक शेर ने उस पर अटैक किया तो उसको उसने बचा दिया था, इसलिए इसको शेर खां की पदवी दी। शेर खां से शेरशाह सूरी का बना जब उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी ने भारतीय कंपटीशन में क्या प्रसन्न की? इसने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था की नींव रखी इसने। और ये वो शेरशाह सूरी है जिसने वर्तमान पटना जो बिहार था, ये पहले पाटलिपुत्र था और इसका वर्तमान नाम जो पटना दिया था वो भी इसी शेरशाह सूरी ने दिया था। शेरशाह सूरी के सेनापति कौन है? जलाल खान। ध्यान से देखना थोड़ा। इसने सेना का डेरा कहाँ डाला? बाबरा में डाला। बाबरा वर्तमान समय में कहाँ पर है भाई? नागौर में। दूसरी तरफ कौन सेना किसकी है? मालदेव। मालदेव के सेनापति कौन है? जेता है, कुप्पा है। ये यानी कि बहुत वीर पुरुष है। जेता और कुप्पा राव मालदेव के पास है। ये जेतारण की एक साइड में, दूसरी साइड बाबरा में स्वयं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इस बात से परिचित था कि युद्ध को सीधे रूप से नहीं जीता जा सकता। इसलिए शेरशाह सूरी ने किसका सहारा लिया? छल कपट का सहारा लिया और छल कपट का सहारा लेकर 10,000 रुपए की 2 थैलियां बनवाई, यानी 10-10 हजार चांदी के रुपए डलवा दिए, 2 थैलियां बनवा ली। कितने रुपए की? 10-10 हजार रुपए की 2 थैलियां बनवा ली। और इनको कहाँ रखवा दिया? गुप्त रूप से, जहाँ जेता और कुप्पा का सीवर था उसके बिस्तर के नीचे रखवा दिया। और फिर 2 फारसी में तकवे लिखवाए कि आप प्रयास करते रहो, जल्द ही हम मालदेव को हराकर आपको यहाँ का राजा बना देंगे। ये वहां पर उन्होंने गिरवा दिया।
जब वो शेरशाह सूरी ने वो तकवे गिरवाए, वो राव मालदेव के शिविर के सामने थे, उनको पढ़ा, राव मालदेव शंकित हो गया। उसने जाकर देखा तो जेता और कुप्पा के बिस्तर के ऊपर क्या थे, 10-10 हजार रुपए थे। उनमें भी एक पर्ची लिखी हुई थी जिसमें लिखा था कि आप सिरोही की तलवारें खरीद लेना, हम आपको जल्दी आके राजा बना देंगे। तो उस समय मालदेव उनके प्रति क्या हो गया, शंकित हो गया, और मालदेव ने अपने सिपाहियों को बिना पूछे यहाँ से भाग खड़ा हुआ, और मालदेव कहाँ चला गया, सिवाना दुर्ग चला गया। कहाँ चला गया, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। अगली चीज देखिएगा यहाँ पर, इसे क्या कहा जाता है, जालौर की पूंजी कहा जाता है। लेकिन जब इस बात का पता किसको चला, जेता और कुप्पा को चला कि हमने तो कोई गलती की नहीं, तो दोनों ने ये निर्णय किया कि हम वीरता के साथ युद्ध लड़ेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। राजपूत परंपरा में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होना ही हमारा क्या होगा, क्षेत्रीय धर्म होगा। ये बात का निर्णय किन्होंने ले लिया, जेता और कुप्पा ने ले लिया। जेता और कुप्पा और शेरशाह सूरी के मध्य 4/5 जनवरी को यह युद्ध हुआ जेतारण के इस भव्य मैदान में। जब 4/5 जनवरी को जेतारण की इस भूमि में जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में जेता और कुप्पा की वीरता भारी पड़ गई। किस पर, शेरशाह सूरी पर भारी पड़ गई। शेरशाह सूरी ने सोचा हम पराजित होंगे, इसलिए युद्ध को छोड़कर युद्ध भूमि में बैठकर नमाज पढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं कि परिस्थिति में भगवान को याद किया जाए तो भी वो उनका साथ देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जेता और कुप्पा जो थे, वो जेता और कुप्पा जब युद्ध लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते कहते हैं कि अब्बास खां शेरवानी था। कौन था, अब्बास खां शेरवानी। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। अब्बास खां शेरवानी जो था, वो अब्बास खां शेरवानी नामक व्यक्ति था, वो अचानक यहाँ सेना लेकर आ गया और युद्ध का पासा पलट गया। जो युद्ध शेरशाह सूरी हारने वाला था, वो जीत गया। जीतने के बाद जब जेता कुप्पा वीरगति को प्राप्त हो गए, तो रोते हुए शेरशाह सूरी ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाह कर देता। यानी मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी वो बादशाह थी जो मुझे मिली थी, वो बादशाह खो देता जो मुझे मिली थी। अगर बाजरे की बात की जाए तो बाजरा मूलतः विश्व का सर्वाधिक दक्षिणी अफ्रीका में होता है। बाजरा मूलतः दक्षिणी अफ्रीकन पौधा है। बाजरे का भारत में उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर क्षेत्र के अंतर्गत है, और बाजरे में रूखड़ी नामक रोग जो है वो पाया जाता है। और संकर बाजरे के जो उद्यान विकसित किए गए, वो कहाँ विकसित किए गए, करौली में विकसित किए गए। राव मालदेव को जब इस बात का पता चला, उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन कहा जाता उसकी भगवान ने सुनी, और 1545 ईस्वी में कलिंजनर विजय की। किसने, शेरशाह सूरी ने। कौन सी, कलिंजनर विजय प्राप्त की। और कलिंजनर के शासक कौन थे, कीरत सिंह। कलिंजनर के शासक कौन थे, कीरत सिंह थे। 1545 ईस्वी में कलिंजनर विजय प्राप्त की, और कलिंजनर के शासक थे कीरत सिंह। उस पर एक सुरंग बिछा रहे थे, तो सुरंग के दौरान शेरशाह सूरी की क्या होगी, मृत्यु होगी। और शेरशाह सूरी की मृत्यु का फायदा उठाकर पुणे जोधपुर पर अधिकार किसका हुआ, पुणे जोधपुर पर मालदेव का अधिकार हुआ। किसका अधिकार हुआ, राव मालदेव का अधिकार। पुणे यानी कहा हो गया था, जोधपुर के ऊपर उनका अधिकार हो गया। राव मालदेव जो है, उसने अपने जीवन काल में बहुत ऐतिहासिक कार्य भी किया है। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में 13 किलों का निर्माण करवाया था। कितने किलो का, 13 किलो का। किले भी कह सकते हैं, दुर्ग भी कह सकते हैं, दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब 13 में 4 बड़े ऐतिहासिक थे उनके। सबसे पहला जो किला था, मालकोट का किला। मालकोट का किला ये कहाँ बनवाया था उसने, मेड़ता में बनवाया था। दूसरा ऐतिहासिक किला था पोखरण का किला, और पोखरण का किला उसने बनवाया था, वो कहाँ बनवाया था, जैसलमेर में बनवाया था। पोखरण के बाद में उसने तीसरा किला जो बनवाया था, वो सोजत का किला था। कहा था, सोजत का किला। सोजत पे एक प्रश्न और है, सोजत में ही मालदेव का राज्याभिषेक हुआ। यानी मालदेव जो है, उस मालदेव का
जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत में हुआ था। सोजत का किला कहाँ बना हुआ है? पालिका में बना हुआ है। लेकिन शेरगढ़ का किला जो बाद में शेरशाह सूरी ने विजित करके उसका नाम शेरगढ़ कर दिया था, एक शेरगढ़ का किला पारा में है, दूसरा शेरगढ़ किला जो है वो धौलपुर में है। ये भी राव मालदेव के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। राव मालदेव ने तारागढ़ किले पर भी अपना अधिकार रखा था, जो कहाँ का है? अजमेर का। उस पर भी उसने अधिकार यहाँ पर रखा था। मालकोट के किले के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, पोखरण। ये पोखरण आपके किसके साथ बहुत बार कंपटीशन में जुड़ता है? परमाणु परीक्षण के अंतर्गत ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा जुड़ती है। यहाँ पर भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी एस भंडारनायके, जो श्रीलंका की, यानी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके, और ये श्रीलंका की पहली पीएम थी। दूसरे नंबर की बात ये आती है, भारत की पहली महिला पीएम बनी थी, वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, वो कब किया था? सन 1974 में, मई 1974 ईस्वी के अंतर्गत पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। और उस परमाणु परीक्षण को नाम क्या दिया गया था? बोधा इस्माइल। क्या नाम दिया गया? बोधा इस्माइल। दो परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 ईस्वी में किया था। और ये दोनों परमाणु परीक्षण किए थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय कुंवारों की धड़कन, देश का गौरव, कवियों के सिरमौर और देश के प्रथम सुदृढ़ प्रधानमंत्री जो कहे जा सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उस अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। तो पोखरण क्षेत्र का किला भी बनाया, मेड़ता का इन्होंने बनाया, सोजत का बनाया, शेरगढ़ बनवाया, तारागढ़ पर इनका क्या रहा था? अधिकार रहा था। सोजत जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। और मेहंदी जो प्रसिद्ध है वो सोजत की है। ऐश्वर्या राय जैसी हीरोइनों ने भी सोजत की मेहंदी को पसंद किया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नोटेड बिंदु है कि लाल मेहंदी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो लाल मेहंदी के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गिलुंड। और गिलुंड क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद के लिए प्रसिद्ध है। किसी शायर ने सच लिखा था कि मेरे मोहब्बत की जो मेहंदी तूने रचाई थी, किसी तालाब में हाथ धोने के बाद तुम शर्माई थी, मैं नहीं कभी गुजर पाया उस तालाब के नजदीक से, एक दिन मौका मिला तो जब गुजरे तो तेरी मेहंदी की खुशबू आज भी उसके अंतर्गत समाई हुई थी। ये बातें आती हैं। तो सोजत है वो पाली के बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल है जहाँ पर इसका राज्याभिषेक भी हुआ था। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आते हैं। तो वो पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए भी काफी क्या रहा? प्रतिष्ठित रहा है। राव मालदेव ने 1536 ईस्वी के अंतर्गत, राव मालदेव ने 1536 ईस्वी के अंतर्गत शादी की थी। किससे? शादी की उमादे से। किससे की थी? उमादे। उमादे किसकी पुत्री थी? राव लूणकरण की पुत्री थी। राव लूणकरण कहाँ के शासक थे? जैसलमेर के शासक। कहाँ के शासक थे? जैसलमेर के शासक थे। राव लूणकरण इतिहास में कितने हैं? 2 हैं। दूसरा राव लूणकरण है वो कहाँ का शासक था? बीकानेर का। और बीकानेर वाले लूणकरण को क्या कहते हैं? कलियुगीकरण कहते हैं। उसे कलियुगीकरण किस पुस्तक में कहा गया? वंशो कीर्तम काव्यम नामक पुस्तक में उसे कलियुगीकरण कहा गया है। और यानी कलियुगीकरण है वो बीकानेर के। उसी लूणकरण ने, जो बीकानेर वाले लूणकरण है, उसने लूणकरण सर को बसाया था। लूणकरण सर को बसाया था। और लूणकरण सर है जो बीकानेर का, वो मूंगफली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि राजकोट है वो गुजरात का जहाँ मूंगफली जो क्षेत्र है। लेकिन मूंगफली मूलतः ब्राजील का पौधा है। और मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में स्थापित है। और गुजरात का वो जूनागढ़ 1982 ईस्वी में भारत की पहली लोक अदालत है। तो भारत की प्रथम लोक अदालत जो बनी थी, वो प्रथम लोक अदालत कहाँ बनी थी? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ में कब बनी थी? 1982 ईस्वी में। और लोक अदालत के जनक जो रीट में पूछा गया, वो लोक अदालत के जनक कौन थे? पीएन भगवती थे। वो लोक अदालत के क्या थे? जनक थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस लूणकरण की पुत्री थी उमादे, उससे शादी हो गई। किसकी? राव मालदेव की। लेकिन लूणकरण की यह कुटिल नीति थी कि राव मालदेव जब शादी करने के लिए आएगा उसकी हत्या कर देंगे,
और पुत्री तो कुमारी होगी और कहीं शादी कर देंगे। लेकिन दो रिश्ते बड़े होते हैं, सास के जवाई और बहन के भाई, ये दो बातें बहुत बड़ी विचित्र होती है। बहन न भाई लागे भाई की कोई चीज को लागे। तो यह सासू हिज की राव लूणकरण की पत्नी या राव लूणकरण की पत्नी एक व्यक्ति है राघव देव। राघव देव को भेज दिया किसके पास? मालदेव के पास, कि भैया आपको मेरा पति मारना चाहता है। उसको सूचना मिल गई, वो सशस्त्र गया, उमादेव को शादी करके ले आया। अब उमादेव से शादी हो गई, ब्याह के अपने घर लिया, आ गई घर पे। तो उससे जब पहले मिलन की रात थी, तो उस मिलन की रात पर वो जब शराब के नशे में धुत था, अब जाना तो चाहिए था उसे किसके पास? उमादेव के पास। एक सुंदर दासी थी, उस सुंदर दासी का नाम क्या था? बारमली। वो उसी के पास पूरी रात रह गया, उसने पूरी रात वहीं बिता दी। जब सुबह उमादेव को पता चला तो उसने मालदेव से रुष्टता जाहिर की। तो राव मालदेव ने वो किस्सा बता के कि तेरा जो पापा था वो मुझे मारना चाहता था, वो किस्सा बता के उसकी रुष्टता को नजरअंदाज कर दिया। वो उससे रूठ गई, और रूठने के बाद वो जो राव उमादेव थी वो कहाँ चली गई? जब उसे बारमली वाली घटना का पता चला, रुष्टता दर्शाने पर बात नहीं वाली, तो वो चली गई कहाँ पर? तारागढ़ चली गई। कहाँ चली गई? तारागढ़ चली गई, अजमेर चली गई। वो जीवन में फिर कभी लौट के नहीं आई। कहते दूरियां प्रेम को बढ़ाती हैं, इंतजार प्रेम को गौरवमयी बना देता है, और इंतजार और दूरियों में रहे हुए प्रेम वो जीवन को जीना सिखा देता है। दोनों के बीच में दूरी थी, काफी दोनों में अंतराल था। तो उसके बाद भेजा किसको? ईश्वरदास को कि मनाओ उसको लेके आओ, नहीं आई। तो दूसरी रानियों ने सोचा कि आज अगर ईश्वरदास के कहने पर ये आ जाएगी तो हमारी नहीं चलेगी। उसने भेज दिया आशा बारठ को। आशा बारठ ने उसने एक दोहा सुनाया उमादेव को, पीयू मन तज क्यों पीयू मन हेत। अगर जिस आदमी को आपने मन से त्याग दिया तो उससे आपका हित किस तरीके का? कहते हैं उसका जमीर जाग उठा, वो फिर जीवन भर नहीं है। और जब 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हुई तो उसकी पगड़ी पर सती हुई। और राजस्थान के इतिहास में जो पगड़ी पर सती होती है, पगड़ी पर सती होती है उसको क्या कहते हैं? महासती। और इतिहास की पहली और अंतिम महासती जो पगड़ी पर सती हुई है वो क्या है? उमादेव। कई बार मेरे मित्रों आपके सामने एक बिंदु आता है कि रूठी रानी का महल क्या, रूठी रानी है कितनी, तो वो भी आपको बता दूं, रूठी रानी के महल है 4। अब रूठी रानी कितनी है? एक बार नूरजहां रूठ के आ गई थी। नूरजहां रूठ कर आई थी। किससे रूठ कर आई थी? जहांगीर से रूठ कर नूरजहां। और जहांगीर उस नूरजहां को मनाने के लिए कितनी बार आया? 27 बार आया। इसलिए जहांगीर ने तारागढ़ किले की तलहटी में, तारागढ़ किले की तलहटी में एक महल बनवाया जिसे रूठी रानी का महल कहते हैं, वो नूरजहां का है। दूसरी रूठी रानी थी वो थी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी। किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। और वो कौन थी? तारा। वो तारा रूठ के आ गई थी, वो भी तारागढ़ रही थी। इस तारा का जो महल बना हुआ है वो महल आपका कहाँ बना हुआ है? वो आपका बना हुआ है मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर इस रूठी रानी का महल बना हुआ है। तीसरी रूठी रानी थी वो कौन थी? उमादेव। उमादेव का बना हुआ है यशोदा शिव मंदिर, यशोदा शिव मंदिर भीलवाड़ा, वहां पर ये तीसरा महल बना हुआ है। और चौथा रूठी महल बना हुआ वो कहाँ बना हुआ है? सजनगढ़ प्लेस। और सजनगढ़ प्लेस जो आपका है उदयपुर में, वहां रूठी रानी का ये महल बना हुआ है। राव मालदेव ने 1553 ईस्वी को हरमाड़ा का युद्ध लड़ा। हरमाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? जयपुर के हाजी खां और उदय सिंह के बीच हुआ। क्यों हुआ? एक रंगराय नामक वेश्या को लेकर हुआ था। उस हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां का साथ दिया मालदेव ने, और हार कौन गए थे? हार गए थे यहाँ पर उदय सिंह। राव मालदेव पहले राजपूत शासक थे जिसने मुस्लिमों के साथ वैवाहिक संबंध किया, क्योंकि राव मालदेव ने अपनी पुत्री कानकाबाई की शादी इस्लाम शाह सूरजा शेर शाह सूरी के पुत्र से की। किससे की? इस्लाम शाह सूर से, जो शेर शाह सूरी के क्या थे? पुत्र थे। और उससे जब उसने शादी की थी, ये पहला राजपूत इस्लाम विवाह था। लेकिन पहला राजपूत मुगल विवाह पूछे तो हरकाबाई आएगा 1562, क्योंकि वो राजपूत मुगल है और ये इस्लाम राजपूत है। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो गई और उसकी पगड़ी पर उमादेव क्या हो गई? सती हो गई। इस तरीके से राठौड़ वंश का राव मालदेव का टॉपिक पूरा हुआ। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमियों को आप उजागर करें और आप अपना नॉलेज बढ़ाएं। मैं मेरी तरफ से और हरिरामूर्ति की तरफ से जो वीडियो आपके साथ डाले जा रहे हैं उन सबको आप देखें, बहुत अच्छी तरीके से पुटअप करें। कल एक बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।